नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन और ये समय हमारे खास पेशकश लोकतंत्र का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात करेंगे कई राज्यों में हो रही सियासी उठापटक की, पाला बदलने के खेल की, बगावत की। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में आजकल सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बिहार में तो चाचा ने ही खेला कर दिया। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और शय मात का खेल शुरू हो चुका है। अटकलें हैं कि बीएसपी से निष्कासित विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। इन खबरों के बाद मायावती हमलावर हो गईं और कहा कि समाजवादी पार्टी को खुद टूटने का डर सता रहा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ भी कर लेंगे, हारेंगे ही। उधर राजस्थान में सचिन वर्सेस पायलट की सियासी जंग के बीच अब बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने पायलट समर्थकों पर गद्दार होने का आरोप लगाया है। सचिन समर्थकों ने भी करारा जवाब दिया, यानी यहां सियासी अरमानों के चलते कलह बढ़ती जा रही है। पंजाब की करें बात तो पंजाब में कांग्रेस में रार बढ़ गई है। आलाकमान कैप्टन और सिद्धू के बीच फिलहाल सुलह कराने में नाकाम रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने डिप्टी सीएम पद लेने से इनकार कर दिया है। उधर मध्य प्रदेश में अटकलें हैं कि एक ग्रुप सीएम शिवराज सिंह से नाराज है। मीडिया में शिवराज सिंह को बदलने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बिहार में तो अपनों ने ही दगाकर चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया, एलजेपी टूट गई। इन राज्यों में क्या करवट लेगी सियासत, किसे मात मिलेगी, कौन पड़ेगा भारी और बागियों से कैसे निपटेगी पार्टियां, विश्लेषण करेंगे आज सटीक तौर पर। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मचल रहे सियासी अरमान, जुगत लगा रहे सियासतदान, कहीं पाला बदलने का खेल, कहीं कुर्सी खिसकाने का दाव। बागियों की चाल, किसे मिलेगी मात। राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं बता सकता। यहाँ दोस्ती की गारंटी नहीं, दुश्मनी की उम्र नहीं, बस सियासी हसरतें पूरी होनी चाहिए, चाहे इसके लिए अपनों की ही कुर्सी क्यों ना खिसकानी पड़े। यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में बागियों ने नींद हराम कर रखी है। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी पाला बदलने का खेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने पाला बदलने की कोशिशें तेज कर दी है। खबर है कि बीएसपी से निष्कासित विधायक एसपी का दामन थाम सकते हैं। इन विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इन अटकलों के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने एसपी पर तीखा हमला बोला। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि इनको ये मालूम है कि इन विधायकों को लिया तो एसपी में बगावत और फूट पड़ेगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ भी कर लें, हारेंगे ही। भला कौन यूपी में अपराध और गुंडागर्दी चाहेगा। राजस्थान कांग्रेस में रार। वहीं राजस्थान कांग्रेस में छिड़ी रार हर दिन नया मोड़ ले रही है। अब तक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों में छिड़े वाक युद्ध के बीच बीएसपी से आए विधायक भी कूद गए हैं। बीएसपी से आए विधायक अब पायलट समर्थक विधायकों को गद्दार बता रहे हैं और सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगा रहे हैं। पायलट समर्थकों ने भी पलटवार किया और कहा कि जिन लोगों ने 3 साल में 3 पार्टियां बदली, वे नसीहत दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पायलट समर्थक एक विधायक ने गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में भी सियासी उथल-पुथल जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सियासी खाई गहरी होती जा रही है। सुलह के लिए कमेटी भी बनी, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। सिद्धू ने कैप्टन की लीडरशिप बने रहने और डिप्टी सीएम का पद दिए जाने की पेशकश को ठुकरा दिया है। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू पार्टी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर को ये कतई मंजूर नहीं है। शिवराज के खिलाफ सुर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सुर सुनाई दे रही हैं। अटकलें हैं कि एक गुट शिवराज सिंह को सीएम पद पर नहीं देखना चाहता है। इन अटकलों ने तब और जोर पकड़ा जब बंद कमरे में सिलसिलेवार बैठकें हुई। चौहान के विरोधी समझे जाने वाले एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए थे। इसी सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्मदा घाटी विकास योजना में बजट से ज्यादा छूट देने के प्रस्ताव का विरोध किया था। मंत्री गोपाल भार्गव ने भी मिश्रा का समर्थन किया था। तमाम अटकलों के बीच शिवराज सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस से गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के अरमान भी हिलोरे मार रही हैं। सिंधिया के समर्थक उनके लिए कुछ बड़ा चाहते हैं। बिहार में चाचा ने दिया झटका।
बात बगावत की हो तो फिर बिहार को शामिल करना भी जरूरी हो गया है। बिहार एलजेपी टूट गई है। 5 सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया, चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटा दिया, यानी अपनों की सियासी ख्वाहिशों के आगे रिश्ते बौने पड़ गए। इसे ही तो राजनीति कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकतंत्र में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय में आपका करा दूं। मेरे साथ रमन मलिक जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं कांग्रेस से, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर विवेक सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रमन मलिक, आप ही के पास आना चाहूंगा। तो मलिक साहब, बागियों की ये सक्रियता असल में किस ओर इशारा करती है? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आवाज कम आ रही है। अच्छा, अब मेरी आवाज आ पा रही है? नहीं, आवाज आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा करवाइए। हाँ जी, बोले। अब ऑडियो क्लियर है मलिक साहब? जी जी जी, बोले। अच्छा मलिक साहब, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि असल में जो बागियों की सक्रियता है इन दिनों हम जो देख पा रहे हैं वो किस ओर इशारा करती है? ये कौन लोग हैं जो दल बदलते रहते हैं? देखिए, दल बदलना और राजनीति के अंदर दल बदलना या दल का विभाजन होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि कभी दलों का विभाजन या दलों में से लोग गए और आए ना हो। कई बारी टिकटें बंटने के बाद लोग जाते हैं, कई बारी उससे पहले चले जाते हैं, लेकिन जहां पे पार्टियों का, राजनीतिक दलों का केंद्र बिंदु जो है वो मजबूत नहीं होता, वहां पे ये दलों का टूटना, लोगों का आना और जाना ये लगा रहता है। इसमें ऐसी कोई अचरज की बात नहीं है। और खासकर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस से ज्यादा इसको कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि कांग्रेस इतनी बारी बीच में से टूटी है कि उसका ट्रैक ही खो गया है कि कितनी बारी टूटी और कितनी बारी बनी। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि वर्तमान की कांग्रेस भी वो ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है। 77 के बाद उन्होंने फिर से दोबारा आईएनसी का नाम लिया था, जबकि ओरिजिनल जो कांग्रेस ओ थी उसने अपने आप को जनता पार्टी में विलय करके आईएनसी का जो मुख्य आईएनसी थी उसका विलय कर दिया था, तो वो खत्म हो गई थी। तो ये इस प्रकार के इतिहास बहुत सारे हैं, हम इन विषयों पे बात कर सकते हैं। तो बात सिर्फ टूटने वालों की नहीं है ना मलिक साहब, जो तोड़ रहे हैं उनका भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अब सरकार बने ना बने, चुनाव कहीं जीते या ना जीते, सरकार बन जाया करती है। उपाध्याय जी, इस प्रकार है कि जब आप अपने घर को, दो विषय में आते हैं। एक तो आप अपने घर को नहीं संभाल पाते, आप इस सक्षम नहीं है कि अपने घर को संभाल पा रहे हैं। दूसरा विषय ये रहता है कि आप जो जनता के नेता हैं, आप ऐसे लोगों को प्राथमिकता दें जो जनसाधारण के लिए ना हो, बल्कि एक जो मालिक है उसके चाटुकार हों। जब इस प्रकार का काम होगा तो टूटना और जाना जरूर लगा रहेगा, और वो कहीं ना कहीं जाएंगे। अगर उसमें किसी की काबिलियत दिखती है तो उसको कोई दूसरा जरूर लेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ना ले। ठीक है, तहसीन पूनावाला भी मेरे साथ है। तो तहसीन भाई, असल में जो लोग इधर से उधर बहुत रफ्तार के साथ, कपड़ों की रफ्तार के साथ, उससे भी कहीं ज्यादा दल बदलते हैं, ऐसे लोग कौन हैं? और क्या वाकई अपनों को ना संभाल पाने की वजह से वो दूसरों के मुकुट का ताज हो जाते हैं? शायद रमन भाई जब कहते हैं कि अपनों को नहीं संभाल सकते, तब वो नाना पटोले जी या वो शत्रुघ्न सिन्हा जी या यशवंत सिन्हा जी या अन्य कई भाजपा के नेताओं के बारे में बात करते होंगे। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं मुद्दे की बात पर आऊंगा। आपने प्रश्न एक पूछा था रमन भाई से, उत्तर आपको दूसरा मिला। पर होता है, मन की बात हमेशा खोखली होती है और कोई काम की नहीं होती, तो मैं काम की बात करूंगा। तो काम की बात ये है, क्योंकि आपके विषय पर हमने देखिए, फेक न्यूज नहीं फैलाना चाहिए। अब आपके शो पर आकर कहते हैं कि ये ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है, मतलब ये मैं घनश्याम भाई आपका मैं आभारी हूं, आपने उनको रोका नहीं, क्योंकि इस तरह की फेक न्यूज, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, उसके बाद वो चैलेंज भी हुआ था कोर्ट में, और बाकायदा कोर्ट का फैसला था कौन सी ओरिजिनल कांग्रेस है। लेकिन जो लोग एक व्यक्ति के पीछे भागते हैं, उनको क्या पता संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है, इलेक्शन कमीशन या कोर्ट, तो आकर न्यूज चैनल पे फेक न्यूज फैला देती है ओरिजिनल कांग्रेस को। अब हम आते हैं काम की बात पर। काम की बात ये है साहब कि आज के दौर में जो लोग इस
विचारधारा से एक ड्रामेटिकली ऑपोजिट विचारधारा में जा रहे हैं। कांग्रेस से कोई सपा में गया, सपा से कोई कांग्रेस में आया, आप में आया, ये थोड़ी बहुत तो समझ में आती है क्योंकि यहाँ पर एक विचारधारा, एक कॉमनैलिटी है। लेकिन भाजपा जिसकी ना कोई विचारधारा है, जो एक देश विरोधी संगठन से जुड़ी हुई है, उसमें आप जाओगे तो प्रश्न तो उठेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि पैसे का बल। आपको याद होगा कर्नाटका में जो हमारे विधायक थे उनको बॉम्बे में कैद करके रखा 5 स्टार होटल में, जो आपके लिए और मेरे लिए वैक्सीन के पैसे नहीं है, उस वक्त उनको 5 स्टार होटल में रखा। एक दिन की कीमत थी 30,000 रुपए। प्राइवेट चार्टर प्लेन से हमारे मजदूरों को बस नहीं दिए, प्राइवेट चार्टर। भाजपा के हैं क्या? नहीं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बोलने दीजिए, सब बीच में मत टोकिए, अच्छा शो है। तो ये जो हो रहा है, आप लोगों को लाओ 5 स्टार रिजॉर्ट में रखो, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करो, जो आपके साथ आता है आप उनको फेवरेबल पोजीशन दे दो, जो नहीं आता उनकी सीबीआई ईडी की रेड करो। इसके पहले ये हमारे मुल्क में नहीं हुए, वर्तमान में हो रहा है। तो शायद जो रमन मलिक जी कह रहे थे उसको मैं आगे करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि संस्थाओं पर तो भरोसा है नहीं, इलेक्शन कमीशन और कोर्ट पर रमन मलिक जी को, और सीबीआई ईडी को तो खोखला कर दिया। इसीलिए इस वजह से लोगों को बीजेपी में ले जाने की कोशिश और प्रयास करते हैं। तहसीन भाई, इसको हम ऐसे क्यों ना समझे कि जाने वालों को आप में अपना भविष्य नहीं दिखाई देता, उनको भविष्य शायद बीजेपी में दिखाई देता है। वो आपके इस जहाज में उनको लगता है कि छेद हो गए हों, इससे निकलना ही काफी है। सिर्फ 10 सेकंड जवाब 2 लाइन में दे देता हूँ। हे रूनी तहसीन का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम, तन मन धन कांग्रेस का है, ये जीवन कांग्रेस का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में कांग्रेस न छोड़ूंगा। ये आपकी विचारधारा होनी चाहिए। और कांग्रेस मतलब भारत। जो लोग उस संगठन के साथ जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा कांग्रेस मतलब भारत? मैं बताता हूँ, वे जो लोग उस संगठन के साथ जाते हैं जिन्होंने महात्मा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा करने वाले आज वापस जा रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है मलिक साहब, आपके पास आ जाऊंगा सर, एक बार बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। कांग्रेस इज भारत सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ये कोई उचित बात तो ठीक नहीं है। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वो कांग्रेस भारत कह रहे हैं सर, सुन लीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए अगर भारत, मिनी भारत कहीं दिखता हो, कांग्रेस में दिखता है। वो आरएसएस में बिल्कुल नहीं दिखता, जिससे गोलवलकर जी ने महात्मा गांधी के पीठ में चूरा भोंका था और महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहता हूँ कि आरएसएस के हाथ में खून है। मैं उस आरएसएस की बात नहीं करता। आप कहते हो कांग्रेस स्प्लिट हुआ, बिल्कुल स्प्लिट हुआ है सर। आप लोगों का तो अस्तित्व खत्म हुआ। पहले हिंदू महासभा थी, जिन्होंने जिन्ना के साथ 2 जगहों 2 सूबों में सरकार बनाई, वो समाप्त होकर भारतीय जनसंघ बनाया, वो समाप्त होते भारतीय जनता पार्टी। हमारा तो स्प्लिट हुआ है सर, आपका तो अस्तित्व खत्म हुआ, क्योंकि आप लोग विचारधारा से आते हो, संविधान के खिलाफ है। मेरे को 2 लाइनों का जवाब इनको देने दीजिए। ठीक है, प्रोफेसर यादव के पास जाऊं उससे पहले मलिक साहब जल्दी से अपनी बात करिए सर। तहसीन भाई, मैं आपके ऊपर व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि विभाजन की पीड़ा आपके व्यक्तिगत परिवार में भी है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा उस पर। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं कि आप सिर्फ इतना बता दें कि चाहे वो जनसंघ हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, उसमें कितनी बारी वर्टिकल स्प्लिट हुआ है। और जो आप शत्रुघ्न सिन्हा, नाना पटोले और यशवंत सिन्हा की बात कर रहे हैं, जिस समय उन्होंने छोड़ा या वो गए हैं, उन्होंने पार्टी के मूलभूत विचारधारा और पार्टी लाइन के खिलाफ जाके करा है। और अगर वो छोड़ना चाहते हैं और उसका तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इससे जरूर फर्क पड़ता है कि एक राजनीतिक दल का वर्टिकल स्प्लिट कितनी बारी हुआ, उस पार्टी का। सर दोहरा रहे हैं सर अपनी बात। ठीक है सर, ये बात आप कह चुके सर। मलिक साहब आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी मेरे साथ हैं। प्रोफेसर यादव, असल में चुनाव से पहले पार्टियों को छोड़ देना क्या अपने लिए टिकट पाने के लिए, जुगत बनाने के लिए एक आसान तरीका भी है? कम से कम टिकट पाने की गारंटी मिल जाती है। उपाध्याय जी, राजनीति में नैतिकता एक बहुत बड़ी चीज होती है, सामाजिक जीवन में भी होती है। जितना मैं इसको समझ पाता हूँ कि जो नैतिकता का पतन सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में हो रहा है, उसी के नतीजे हैं इस तरह की चीजें। हालांकि जो आप विभाजन की बात करते हैं या किसी दल में जाने की बात करते हैं, तो अगर हम एक कटु सत्य ये भी देखें कि 2 बच्चे अगर जुड़वा हों और एक ही माँ के पेट से हों, वो भी बाद में कहीं न कहीं एक बार अलग होते हैं। तो दलों का अलग होना या दल में मिल जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए, नियति साफ होनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि सख्त राजनीति के लिए जरूरी है।
बाकी तो आप तो देख ही रहे नैतिकता हैं कि कहाँ रह कभी गई, क्या फिर जाता है। विचारधारा कहाँ रह गई? आप एक पार्टी को पानी पी पी के कोसते हैं और 2 दिन बाद आप उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर नैतिकता कहाँ रह जाती है और लोगों में क्रेडिबिलिटी क्या रहती है आपकी? उपाध्याय जी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो राजनीतिक पार्टियां हैं, को बोले उसको ठीक वो कर वो उनके भी मैं क्रेडिबिलिटी यूपी का में प्रवक्ता क्वेश्चन मार्क नहीं है। हूँ। और जो व्यक्ति ज्वाइन करते हैं वो भी उनकी नैतिकता का सवाल है। जी ठीक है। और पीसीआर टीम प्लीज मलिक साहब का एस्टेंट ठीक कर दीजिए। और मेरे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विवेक जी, बात मध्य प्रदेश की हो, पंजाब की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो, किस तरह की सियासी करवट आप महसूस कर पा रहे हैं? ये किस ओर हो रहा है सब कुछ जाता हो, क्या देख पा रहे हैं सर? घनश्याम भाई नमस्कार। सर मैं नमस्कार। 2-3 मिनट लूंगा और मैंने सबके बात बहुत ध्यान से सुनी है। कहिए। देखिए घनश्याम जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी 2-3 मित्रों ने हमारे बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने विचारधारा, नैतिकता, भरोसा ऐसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि आज की राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रही है। विचारधारा तो आप भूल ही जाइए। चाहे आप जिस पार्टी से हो, न कोई विचारधारा है न कोई नैतिकता बची है राजनीति में। देखिए, जब भी चुनावी मौसम आता है तो यह बहुत लाजमी है कि एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में जाएंगे जहां उनको लगता है कि जीतने की संभावना अधिक है, जहां उनको लगता है कि उनको टिकट मिल सकता है, जहां उनको लगता है कि उनका आगे का फ्यूचर है। लोग एक पार्टी को, अपनी पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जाएंगे और ये ऐसा सदा से होता आया रहा है। आप देखिए, अगर 1957 से 1967 से मैं तब की बात कर रहा हूँ, देश की आजादी के बाद की, तब भी आप देखिए 542 विधायक और सांसद एक दल से दूसरे दल में चले गए। अगर आप लेटेस्ट पीएस के स्टडी को देखें तो 2017 से लेकर 2019 तक के बीच में लगभग 150 से ऊपर विधायक सांसद पार्टी बदल दिए। तो कहीं न कहीं एक बात आपको समझना पड़ेगा। अभी हमारे कांग्रेस के भाई साहब नैतिकता की बड़ी बात कर रहे थे और महात्मा गांधी की बात कर रहे थे। सबसे पहले महात्मा गांधी को हाशिए पर करने वाली कौन पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। और नैतिकता कैसे रहेगी जब आपका शीर्ष नेतृत्व ही नैतिक नहीं रहेगा? तो आप नैतिकता की बात कैसे कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी जहाँ पर अपने चाचा और अपने पिता के नहीं हुए, वो नैतिकता की बात कैसे करेंगे? बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती, जो एक समय अपने लोगों के विकास के लिए आज से खुद का ही विकास केवल कर रही है। तो देखिए, जहां पर लोगों को लगेगा कि उनको लग रहा है कि डूब रही है नैया, उपार नहीं हो सकते हैं, पर और शिक्षा की इतनी ज्यादा लालसा है, उस केस में लोग पार्टी को छोड़ेंगे और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में वो लोग जाएंगे। देखिए घनश्याम भाई, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आप हर जगह उठा के देखिए, एक जगह से दूसरी जगह पर पार्टी के लोग आ रहे हैं। अभी देखिए नितिन प्रसाद जी आ गए हमारे कांग्रेस से भाजपा में। अब वह व्यक्ति जो लगातार यूपी के मुख्यमंत्री की आलोचना ब्राह्मण विरोधी बता रहा था, आज वो आके नैतिकता देखिए, आज वो उस पार्टी में आ गया है और अब बताएगा कि ब्राह्मण विरोधी भाजपा नहीं है। तो कहीं न कहीं इसमें ज्यादा गिरावट राजनीति में आ गई है और हर कोई, फजल सिंह सिद्धू का आप पंजाब में देख लीजिए, सचिन पायलट को देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, हर कोई इधर उधर भाग रहा है। उनको लगता है कि हमारा फ्यूचर नहीं है। तो नैतिकता, विचारधारा, भरोसा, ये सब उठ गया है और राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। मैं इस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी राजनीति में हमें एक नया प्रयास करना होगा ताकि इस तरह के डिफेक्शन ना हो। इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाने होंगे और हमें पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाना होगा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये एक उदाहरण है जो ये जिससे ब्लैक मनी पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है और फॉरेन फंडिंग आ रही है और शायद वो फॉरेन फंडिंग से पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब सॉल्व हुआ। एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बावजूद पूरी की पूरी पार्टियों को ये स्प्लिट कर, ये एमएलए स्प्लिट कर रहे हैं। और कर्नाटका का उदाहरण दे दूं, वहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी कहते जो लोग बागी बनते आए मैं सबको मिनिस्टर बनाऊंगा। ये रिश्वतखोरी नहीं हुई। मैं आप इसको कैसे भी डिफेंड कीजिए। देखिए, महाभारत में एक वो था कि दुर्योधन ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से पूछते क्या सिर्फ कोई गलत काम करना, लीगली गलत काम आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ यही सत्य है? आप मॉरली भी क्या, आप मोरालिटी को भी क्या अपहोल्ड कर रहे हो? और मोरालिटी तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी में। जब मुख्यमंत्री कहते जो भी आएंगे हम उनको मंत्री बनाएंगे, ये क्या प्राइडिंग नहीं हुआ? और ये मैटर
सुनवाई नहीं होती है लेकिन कोर्टों में। तहसीन क्या कांग्रेस अपने लोगों को वो पाठ पढ़ाने में अक्षम रह जाती है, असफल रह जाती है कि आपको अपने पे विचार करना है, विश्वास करना है? क्यों दूसरों के बहकावे में इतनी आसानी से आ जाते हैं? क्योंकि ये लोग ईडी और सीबीआई और आईटी का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए अगले चुनाव का है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले सीबीआई और ईडी की रेड होगी माननीय अखिलेश यादव के परिवार पर। आप इसे आज नोट कीजिए तब चलाना। ये मायावती जी पे रेड करेंगे। पंजाब में चुनाव होगा जो इनके विरोध इन पे रेड होगी। हमने देखा वेस्ट बंगाल में जैसे चुनाव का माहौल शुरू हुआ वैसे वेस्ट टीएमसी पे रेड होता है। ये लोग इन संस्थाओं का प्रयोग करते लोगों को डराने की कोशिश करते हैं और ये कहीं न कहीं लोगों को इस पर प्रश्न उठाने पड़ेंगे कि प्रधानमंत्री क्यों इन संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या माने कांग्रेस में ऐसे लोगों को रखा हुआ था जिन पे इतने सारे आरोप हैं कि आपसे निकलते ही ईडी उन पे रेड डालने लग जाती है? अगर आरोप हो ही ना तो फिर रेड कैसी होगी? अब आप देखिए शिव कुमार पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कितने प्रेस नोट आए और पीएमओ से किस व्यक्ति ने व्हाट्सएप पे प्रेस नोट भेजे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कितने प्रेस नोट आए, इतना पैसा मिला उतना पैसा मिला, 8 करोड़ 9 करोड़, आज क्या हुआ? 1 रुपया नहीं मिला, आज से हो गया। कितने ऐसे नोटिस आए? कार्ति चिदम्बरम का देख लीजिए। ईडी ने कहा उनका एक टेनिस कोर्ट है स्पेन में, चैनल पर ने कहा प्लीज मुझे लेकर जाके दिखाइए, क्या हुआ? उनका एक डिस्कोटेक है बॉम्बे में, क्या हुआ? कुछ मिला? 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी। ये झूठ प्रेस नोट निकालते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, बाद में फिर बात खत्म हो जाती है और उसी वक्त रेड करते हैं जब चुनाव होता है। कितने प्रेस नोट आए आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो। ठीक है। तो मलिक साहब आप तो पार्टी विद द डिफरेंस की जगह डिफरेंट पार्टी होते जा रहे हैं। तहसीन पूना वाले की बातों को यकीन करें। सर क्या तत्कालिक लाभ सब कुछ है और इस लाभ के लिए विचारधारा को गौड़ कर दिया जाता है? देखिए मैं तहसीन जी का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि वो जीजा जी के जीजा जी हैं। तो मैं इतना जरूर उनको बोल दूंगा कि ये याद रखें कि जिस समय अडवाणी जी के ऊपर आरोप लगाया गया था और किस तरीके से उन्होंने फेंक दिया था, बोल दिया था जब तक क्लियर नहीं होगा मैं नहीं आऊंगा। लेकिन वहीं सोनिया माता और मिलान वाले बाबा दोनों पर्सनल मुचलके पे बाहर घूम रहे हैं और वो भी किस जुर्म में? अपने घर में ही चोरी करने के जुर्म में। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और जो विषय पे रहूंगा, विषय से इधर उधर जाना तहसीन भाई के लिए अच्छा रहता है क्योंकि तहसीन भाई यत्र तत्र सर्वत्र हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बात करूंगा कि आज का विषय जो है वो ये है कि ये जो बदलती फिजा आ जाती है अक्सर और लोग इधर से उधर चले जाते हैं और उनका एक क्या मॉरल स्टैंडिंग है ये नहीं है। देखिए किसी भी दल को, और ये मैं अपने 30 साल के राजनीतिक, लगभग 30 साल के राजनीतिक जीवन में जहां मैं भाजपा के साथ ही रहा, मैं वहां से उस ज्ञान से बता रहा हूं। भाजपा के अंदर भाजपा का न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांग है, भाजपा की मूल विचारधारा बहुत स्ट्रांग है और अपनी मर्यादाओं में रहना जानती है, अमर्यादित नहीं रहते। ये बात कर रहे थे कर्नाटका की, ये बात क्यों नहीं करते हैं कि जो इनके राजस्थान में जिस प्रकार से बीएसपी को लिया, या कमलनाथ जी हैं या दूसरे ऐसे इनके नेता हैं, वो क्या क्या करते रहते हैं? क्या ये इनको नहीं पता कि किस प्रकार से कांग्रेस ने आज तक राज कराया और क्या हालत करी है? चाहे वो सचिन पायलट की बात करें, क्यों इनके नेता छोड़ना चाहते हैं? क्यों प्रॉब्लम में है? प्रॉब्लम इसलिए है कि अगर आपने इसको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया हुआ है कंपनी को, और प्राइवेट लिमिटेड से आपने चेंज करके आज प्रोप्राइटरशिप बना दिया, ठीक है, लाला पैसे कमाए वो तो ठीक है, लेकिन जो कारिंदे वहां अपनी मर्जी से हैं उनको तो काम ठीक तरीके से करने दे। लाला को अपने आप ज्ञान है नहीं, वो तो मिलान वाले बाबा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मिलान वाले बाबा लोगों को पार्टी से मिलने नहीं देते। और जैसे आसाम में सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत शर्मा बिस्वा, इन दोनों के बीच में स्थानांतरण जब हुआ सत्ता का तो आपने देखा कितने आराम से हुआ। लेकिन यही विश्व शर्मा जी कांग्रेस में जब थे तो उनका वक्तव्य याद है ना, पिड्डी बिस्किट, ये जो है
ये विषय होते हैं। अब जैसे समाजवादी पार्टी को लीजिए, समाजवादी रमन मलिक साहब, लेकिन ये भी समझाते चलिए ना सर, वो कांग्रेस जो आपकी निगाह में बिल्कुल निकम्मी है, वो कांग्रेस जिसके अस्तित्व पे आप सवाल उठाते हैं, लेकिन उसी कांग्रेस से जब लोग आपके यहाँ आते हैं तो आप बाहें फैला के स्वागत करते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट भी देने का दावा करते हैं। तो सर वही कांग्रेस के लोग इतने काबिल कैसे हो जाते हैं आपके लिए? मैं बताता हूँ सर। सबसे पहले तो मैं अपनी बात खत्म कर दूं सपा के लिए, कि सपा के समाजवाद इतना अच्छा है कि 8 लाख रुपए की साइकिल पे भी घूम सकते हैं, और सपा के समाजवाद में सपा वाले जो हैं अखिलेश के भाई लंबोर्गिनी में भी घूम सकते हैं। वो एक अलग विषय हो गया, ये समाजवाद है। लेकिन जहां तक आप कांग्रेस की और दूसरे अन्य लोगों की बात, अगर कोई प्रतिभावान है तो उसको पार्टी में लाना कोई गुनाह नहीं है, उसको पार्टी के विचार पे चलाना और उस राह पे चलना जिसपे सबको जिस प्रकार से चलना है, पार्टी का कोई भी नेता हो भाजपा का, उसको उसी हिसाब से चलना है। सबके लिए अलग अलग रूल नहीं है यहाँ। आप तो चुनाव से पहले क्या चुनाव के बाद भी ले आते हैं सर? आप तो एक्सपर्ट आदमी है। चुनाव से पहले क्या सर, चुनाव के बाद भी लाने में महारत हासिल है आप लोगों को? तो सर हमको क्या महारत हासिल है वो तो हम जानते हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जब आप क्रिकेट का गेम खेल रहे हो और कप्तान जो है वो उठा के आप खो खो का ले आओ, तो फिर आपके ऊपर सवाल उठेगा या सामने वाली टीम के ऊपर उठेगा? ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी असल में किस तरह से इन सारी चीजों को देखती है? क्या तत्कालिक लाभ पाना ही सब कुछ है? विचारधारा कहाँ रह जाती है? और विचारधारा का ढोल हर पार्टी पीटती है, लेकिन अंततः जो हम देखते हैं वो सभी एक से दिखाई देते हैं। उपाध्याय जी, मैं बताऊं, मलिक साहब जो सवाल उठा रहे थे पहले उसका जवाब दूं, उसके बाद कहिए। अच्छा कहिए। ये समाजवाद को मुझे लगता है अभी पढ़े नहीं है, इनको समाजवाद पढ़ना चाहिए। समाजवाद जो विचारधारा है उसका सबसेट है इनकी विचारधारा। अगर समाजवाद को एक सुपर सेट कहा जाए तो सबसेट इनकी विचारधारा है। और जो ये बात मर्यादा की कर रहे हैं, संस्कृति की कर रहे हैं, सोच की कर रहे हैं, सभ्यता की कर रहे हैं, संस्कार की कर रहे हैं, परवरिश की कर रहे हैं, नियति की कर रहे हैं, ये लोग जमीर बेचकर राजनीति करते हैं, जमीर बेचकर अपनी विचारधारा को बचाने का काम करते हैं। और ये चैनल पर बैठकर ज्ञान बांटते हैं। मर्यादा आप इनके जो मुख्यमंत्री हैं आप उनसे पूछिए मर्यादा क्या होती है, ठोक दिया जाता है, ये मर्यादा बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग अगर चैनल पर ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है फिर ज्ञान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि आदमी का जमीर खत्म हो गया, ऐसे जमीर बेच रहे हैं और देश बेच रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और साफ साफ झूठ बोलना अगर कोई सीखना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखे। और दूसरी बात तो जो कह रहे हैं हमारे यहाँ संस्कार हैं, परवरिश हैं, एक मुख्यमंत्री वहां से दब के यहाँ आते हैं। कांग्रेस का जब एक नेता ज्वाइन करता है जो इनके सारे नेताओं को गाली देता है तो वॉशिंग मशीन में घुल के प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपको अपनी पार्टी का भी हिसाब देना होगा ना। आपके यहाँ तो चाचा भतीजे की जंग 2017 में सबने देखी कि नहीं देखी सर? नहीं, मैं आपको बता रहा था कि ये जो आप कह रहे हैं जंग, उसमें क्या हुआ आपको पता है? किसी ने मर्यादा तोड़ी, किसी ने मर्यादा तोड़ी, किसी ने आपने बयान दिया। आप 2017 भूल गए क्या प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव? क्या क्या नहीं हुआ? नहीं, आप मुझे मुझे उसके पीछे की हिस्ट्री आप नहीं बताओगे, उसके पीछे जो नैरेटिव वो नहीं बताओगे। आप जैसे लोगों ने प्रिंट मीडिया को पैसा देके छपवाया था, आप जैसे लोगों ने प्रिंट मीडिया को पैसा देके छपवाया था वो नैरेटिव। ये मत बताओ हमें कि उसमें क्या लिखा हुआ था, हम सब जानते हैं। अपने पिता को ही नहीं संभाला, वो क्या संभालेगा दूसरों को? ना चाचा संभाला, ना पिता संभाला, ना उनकी इज्जत रखी। किसी ने नहीं रखी, मुझे बताओ ना। आपके पिताजी चैनल पे बैठे हैं, आपने उनकी बेइज्जती कर दी यहाँ बैठ के। आप मुझे बताइए, आप मेरे पिताजी पे बात कर रहे हैं। आप जो आपके पिताजी चैनल पे बैठे हैं, मैं एक चीज बता दूं, व्यक्तिगत मेरे पिता वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा जीवन, मैं इनको ये बताना चाह रहा हूं कि हर समाज के लिए दिया। व्यक्तिगत नहीं सर, देखिए व्यक्तिगत नहीं, पार्टी की विचारधारा की बात हो रही है, व्यक्तिगत नहीं। ठीक है सर, इस डिबेट में नहीं जाना सर। आप व्यक्तिगत ना होते हुए अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ चर्चा में। इनको जवाब देना सर। आ रहा हूँ मलिक साहब, देखिए मलिक साहब आ जाऊंगा, आ रहा हूँ। मलिक साहब बहुत वरिष्ठ हैं,
मेरा जो कंटेस्ट कहने का था मैं उसको क्लियर कर दूं। मेरा हाँ। कहने का मतलब ये था कि इस चैनल पर अगर ये बैठे इनके पिताजी नहीं बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पिताजी की इज्जत नहीं कर रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक चीज का एक समय होता है। अगर नेताजी का स्वास्थ्य नहीं सही था और उस जिम्मेदारी को नहीं वो समझ पा रहे थे, तो वो उसमें इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात हो गई। अगर इस तरह से आरोप लगाना हो, मैं पूछूं आडवाणी जी के साथ क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या हुआ, इनके बहुत सारे नेताओं के साथ क्या हुआ। जो पूरी भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, दो लोग चला रहे हैं और ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और वो एक सूबे का मुख्यमंत्री, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि कुछ कर ले। वहाँ से ऊपर से जो है, ठीक है। वहाँ से सेक्रेटरी से होते हैं। एक मिनट को आप इनका जवाब दें। ठीक है, आ रहा हूं। शर्मा जी वहाँ से मेरे को भेजे जा रहे हैं गुजरात जवाब से। देने दें। ठीक है मलिक साहब जल्दी से जवाब करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, इनको प्रोफेसर साहब को बड़ी आराम से बैठने की आदत है और किसी के पिता के ऊपर बोलने की आदत है। मैं उस पिता का पुत्र हूं जिसको सर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया सर, मिसकोट नहीं हुआ है। नहीं, उनका कॉन्टेक्स्ट आप नहीं समझे सर, व्यक्तिगत नहीं कहा उन्होंने। सर देखिए, अगर मैंने ऐसे टिप्पणी करनी हो तो मैं भी दूसरों पर कर सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं करी हुई है। लेकिन मैं इतनी जरूर बताना चाहूंगा, मैं उस पिता का पुत्र हूं जिसे 1.5 साल के लिए इमरजेंसी में गायब कर दिया गया था, और जब वापस दिया गया था तो उनके घुटनों के पटोले, उनके घुटनों के नी कैप्स नहीं थे। हम ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने देश के लिए काम ना करा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, जो लोगों को आज बोलने की बात आ रही है, ये सपा वाले, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरयू लैंड करी थी, ये भूल गए हैं वो बात। और ये आज बात करेंगे नैतिकता की, जो अपने ही घर को फोड़ के अपने राजपाट बना रहे हैं। ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई मलिक साहब, आपने अपनी बात कह दी। प्रोफेसर विवेक भी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर विवेक, चुनाव से पहले टिकट के लिए अदला बदली बहुत है, लेकिन हमने तो चुनाव के बाद भी अदला बदली देखी है। लोग तब भी अपने अरमानों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। जी बिल्कुल, चुनाव के पहले भी यह होता है और चुनाव के बाद होता है। जी। चुनाव के पहले इसलिए होता है क्योंकि उनको लगता है नेताओं को कि हम इस पार्टी से नहीं दे सकते और हम दूसरी पार्टी में जाएंगे। जैसे कि आज बीजेपी की हालत है, तो हम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाएंगे क्योंकि हमको लगता है कि हम वहां से जीत जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि जब चुनाव हो जाता है उसके बाद लगता है किसकी सरकार बनेगी। अब सरकार जिसकी बनेगी लोग उसकी तरफ जाते हैं और उसके बाद उनको कंट्रोल करने के लिए भी कवायद होती है। देखिए, अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, यहाँ पे उपाध्याय जी 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि सब नेताओं की ही गलती नहीं है, कुछ जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी भी गलती है। जैसे चिराग पासवान का आप लीजिए, आप देखिए जब इनके पिताजी जब रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने अकेले दम पे पार्टी को खड़ा किया और जब एक पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए चिराग पासवान, आपने ऐसा इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि एक पार्टी का नेता खुद बोले कि मैं भले हार जाऊं, मैं दूसरे को नहीं जीतने दूंगा। जब आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो तो जेडीयू तो जब उसको मौका मिलेगा तो बदला लेगी ही। और यही कारण है कि आज उनके चाचा समेत 5 सांसद उनसे अलग हो गए हैं। और जो लॉ है वही बोलता है, संविधान यही बोलता है कि 2/3 से ज्यादा लोग अगर आपके 5 काम में से 5 सांसद चले गए हैं तो अपनी पार्टी बना ही सकते हैं। दूसरी बात, अब कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस में देखिए लगातार हार है। कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में कितनी बार हार गए, अध्यक्ष नहीं बदला जा रहा है। और दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, उनके बयान बहादुर है, जिनका कि सर्वदा इनका नाम अमर रहेगा कांग्रेस को डुबाने के लिए। ये लोग जब तक रहेंगे तो कैसे कांग्रेस के नेता नहीं भागेंगे। मायावती का एक समय तक एकदम निरंकुश शासन था, अब नहीं चलेगा, अब लोग छोड़ के पार्टी को भाग जाएंगे। अब बताइए मुझे, जितिन प्रसाद जो अभी भाजपा में आए हैं, वो मुझे बताइए ब्राह्मण के बड़े चेहरा है। देखिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैं उधर से आता हूँ, वहाँ पे अगर आपके सरनेम के आगे तिवारी, पांडे, मिश्रा, उपाध्याय, शर्मा, शुक्ल ये लग जाएगा तो लोग बिना समझे बता देंगे कि आप ब्राह्मण हो। आज तक मुझे बताइए कितने लोग जानते थे कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण है? इनको तो कोई ब्राह्मण न मानता नहीं, कोई जनाधार है। अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे इतने अच्छे लोग पार्टी में है, उनके कट नहीं है, लेकिन जितिन प्रसाद की ज्यादा कद्र है। अब देखिए, अभी हमारे जो यादव जी हैं सपा के, ये बोल रहे थे कि कैसे कैसे राजनीतिक शिक्षा होती है। देखिए, आपकी पार्टी एक समय था कि नेशनल लेवल की पार्टी थी, उसके बाद आप सिकुड़ गए प्रदेश के लेवल पर, फिर आप सिकुड़ गए एक समाज की पार्टी बन गए, फिर आप एक परिवार की पार्टी बन गया, और उसके बाद फिर आप और सिकुड़ गए और अपने परिवार में अपने चाचा और अपने पिता को हटा दिया, अब केवल एक व्यक्ति की पार्टी बन गए हैं। तो देखिए,
कहीं न कहीं सामाजिक जो आपकी राजनीतिक शुद्धता की बात हो रही है वो कहीं ज्यादा कम हुई है, कहीं थोड़ा कम हुई, कहीं ज्यादा कम हो गई है और कहीं इसमें थोड़ा ठीक है सर, कम डिटेल है। में आपने लेकिन समाजवादी पार्टी को प्रॉपर समझाया फंड सर। ठीक है, बीजेपी की स्थिति की भी आपसे चर्चा करूंगा सर, आप मेरे साथ बने रहिए। तहसीन भाई, असल में ये आया राम गया राम की जो राजनीति है वो बहुत आम हो गई है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आपके यहाँ आया राम कम है, गया राम ज्यादा हो जाते हैं। क्या बात है कि लोग कांग्रेस पे यकीन नहीं कर रहे हैं? ये बात नहीं कि कांग्रेस में यकीन नहीं कर रहे। मुझे इस बात में कोई कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस में प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, और आप इससे मुंह नहीं ले सकते। लेकिन जो एक्सटर्नल दबाव बनाया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, गृह मंत्री जी खुद कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश होती है। मैंने पहले कह दिया था किस तरह से एजेंसी का प्रयोग हो रहा है, किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से काला धन और फॉरेन फंडिंग भारत के इलेक्शन में आ रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक चिंता की विषय है, जिन लोगों को चुना गया है एक पार्टी के सिंबल पर, जब वो लोग जाते हैं, डिफेक्ट करते हैं और महीनों तक स्पीकर उस चीज पर बैठा रहता है। तमिलनाडु का उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर पिछली वाली सरकार में फायदा सीधे तौर से बीजेपी को था, कोई आदेश नहीं आता कोर्ट का। ऐसे कितने उदाहरण हैं। आप ऑपरेशन कमल देख लीजिए कर्नाटका में, और आप जो पहला ऑपरेशन कमल था कर्नाटका में, पुलिस कमिश्नर को असेंबली में लाया गया था। आप ये बात जानते हो, विद्युत सबको याद है। तो इस तरह की जब का प्रयोग होगा, गवर्नर का उपयोग होगा, गवर्नर सेशन बुलाएगा 5 स्टार होटल के बैंक्वेट में, मैं अरुणाचल की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों को उठकर ये प्रश्न। तहसीन, आप अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्या सर? अपनों को रोकने के लिए आप दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो लोग जो आपके साथ रहे, आपके साथ पले बड़े, आपके साथ उन्होंने पार्टी संभाली, वो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। राहुल की यूथ ब्रिगेड छोड़ के जा रही है। उनको ये लग गया होगा ना कि अब नेतृत्व की गुंजाइश कांग्रेस में नहीं है। ठीक है, अब उनको लगा, ये वे मेरे वरिष्ठ नेता थे, मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहूंगा, ज्योतिरादित्य जी या जितिन प्रसाद जी वे है, उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग थे जो ये सपना लेकर आए कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। ये नहीं होगा और कांग्रेस रिवाइव होगी। जो लोग जाना चाहते हैं, रास्ता खुला है, वो जाइए। हम गांधी परिवार के साथ है। मैं एक चीज आपके चैनल से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारा वोट गांधी परिवार के साथ है, हम गांधी परिवार के साथ है। आपको जो कहना है कहिए, हमारा विश्वास उन पर है और हम ये जानते हैं। हाँ, तो फैमिली पार्टी है ना फिर। बीजेपी अगर कहती है कि एक परिवार की पार्टी है तो फिर ठीक है, इसका मतलब उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें हैं, उससे आगे आप नहीं सोच पाएंगे। लिमिट कर दिया आपने। नहीं, मैं आ रहा हूँ मलिक साहब, आ रहा हूँ। चूंकि आपने प्रश्न पूछा, मुझे आप बीजेपी का एक प्रधानमंत्री बता दीजिए जो आरएसएस के बाहर का, वो भी तो एक परिवार है। आप मुझे बता दीजिए आरएसएस का एक मुखिया, एक आरएसएस का मुखिया जो एससी ओबीसी हो, सिर्फ ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि आरएसएस कभी किसी और को नहीं बनाएगा। देखिए, इन चीजों में मुझे नहीं जाना। इनको आरएसएस पे श्रद्धा है, तो जिस संगठन ने महात्मा गांधी को धोखा दिया उनको मुबारक। मुझे गांधी परिवार पे श्रद्धा है और ये मेरा अधिकार है, मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ। लेकिन उसके इतर तो सोचना पड़ेगा, तो इसलिए तो लोग छोड़ के चले जाते हैं ना फिर आपको। आप जैसी श्रद्धा अगर है तो फिर इसीलिए लोग छोड़ रहे हैं आपको। मुझे गांधी परिवार पे श्रद्धा है। इस परिवार ने आधुनिक भारत में, आजाद भारत में इस देश के लिए शहादत दी है और यही एक परिवार है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से इस मुल्क को बचा सकता है, क्योंकि इनके राज्य में ये मुल्क पूरी तरह से बर्बाद। तो यकीन कौन कर रहा है आप पे ना तहसीन? मुझे ये बताइए, आपके सर आपने जो ज्ञान दिया गांधी परिवार को लेके, इस पे यकीन कौन कर रहा है? ना आपके लोग यकीन कर रहे हैं, ना जनता यकीन कर रही है। आपका चुनावी परिणाम भी बताता है आप इस परीक्षा में फिसड्डी हैं। ठीक है, 2024 में हम देखेंगे क्या होगा। लेकिन एक चीज आप पूछ लीजिए, परिवारवाद की जो बात है, रमन मलिक जी इसका स्पेसिफिक उदाहरण देना। बीसीसीआई में पहले अमित शाह जी थे, आज जयशाह जी आए। कैसे आए? जयशाह जी बॉलर है, बैट्समैन है। कहां से आए जयशाह जी बीसीसीआई में? किस अधिकार से आए? आप नीचे खजाओ। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है लोधा कमीशन पे, राजीव शुक्ला क्या है? जजमेंट है लोधा, राजीव शुक्ला क्या है? गवर्नर की बात है, ताकि जो न सुन सके उस जजमेंट। राजीव शुक्ला क्या है? मलिक साहब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है मलिक साहब, आप बोलिए। देखिए, एक तो ये जो ग्रेजुएट है ना, तो ये बता दें जरा राजीव शुक्ला क्या है और शरद पवार क्या थे, ये सारा कुछ बोले। अरे तहसीन भाई, खुंदक मत खाओ। तहसीन भाई अब एक एक करके आपने बोल लिया तहसीन भाई, अब उनको तहसीन जी मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, खुंदक मत खाओ।
खुंदक मत खाओ मेरे भाई, मुस्कुराते हुए अरे मैं बहुत आपसे अच्छे लगते हो। मुझे सिर्फ कभी नहीं आएगा आपसे खुन्नस। आप तो मेरे भाई हो, आप बता दीजिए जय शाह क्यों है, इसका जवाब दीजिए क्यों है। मैं तो आपको वही बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये इस चीज का ज्ञान जो है ना शरद पवार जी, राजीव शुक्ला, इनसे ले लें। और जहाँ तक आप बात रमन जी, अब बात आगे बढ़ाइए ना सर, बात आगे बढ़ाइए, आप लोग तो फंस जाते हैं सर। की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा इनको याद करा दूं। ठीक है, आप बोलिए। कि विक्रम जो बिश्नोई जी हैं, उनकी अलग पार्टी थी, उसमें से 5 विधायक जो हैं हुड्डा साहब ने ले लिए। 5 साल तक उस पर निर्णय नहीं आया स्पीकर का, और उसके उपरांत 5 साल तक उन्होंने 2009 से 2014 तक सरकार चलाई। अल्पमत की सरकार थी, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आने दिया। तो जब ये बात इस प्रकार की करते हैं, कम से कम ये पता रखें कि अपने आप कौन कौन से कर्म करे हुए हैं, कांड करे हुए हैं। अब आप आ जाइए बात जो मूल है, और मैं आज आपकी चैनल पे बड़ी स्पष्टता से बोलता हूं, भाजपा के अंदर कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये किसी एक परिवार का राज नहीं है। यहाँ कोई भी बन सकता है और बन के दिखाए। अब आप बात करें किसी भी और पार्टी की भारत में, तो शायद एक कम्युनिस्ट होते थे जिनमें नहीं था, वो भी अब केरल में इस इलेक्शन में सीएम साहब के जो जवाई हैं उनको उन्होंने मंत्री बनाया है। लेकिन उसके अलावा इस पूरे के पूरे राजनीतिक चर्चा में अगर आप देखें, आप कोई एक पार्टी उठा लें, यहां तक कि जो लास्ट पार्टी आई आम आदमी पार्टी, वो भी एक परिवार की पार्टी है, एक ही व्यक्ति की पार्टी बन के रहेगी। जब उसमें सवाल उठे तो लोगों को बाहर फेंक दिया गया। तो देखिए सर, किसी भी पार्टी में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनको सारी बातें मंजूर नहीं है सर। शिवराज सिंह को लेकर चर्चा भी है कि वहां भी एक गुट है जो उनको पसंद नहीं कर रहा। चर्चा ये भी है कि शायद शिवराज सिंह को रिप्लेस कर दें। सर ये जो असहमति है ये तो हर जगह होगी ना, असहमति की तो गुंजाइश हर जगह है। असहमति देखिए, लोकतंत्र के अंदर पार्टी, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है वो आपस में बात करते हैं। अब फर्क कांग्रेस और हमारा मैं बता देता हूं, और दूसरे दलों से हम बात करते हैं परिवार के अंदर, जहां हमने बैठना होता है वहां बैठ के बात करते हैं और अपने विषयों को रखते हैं। मैंने भी अपने विषयों को रखा हुआ और बहुत गंभीरता से रखा हुआ है, और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी रखा था 2009 में। लेकिन आज की बात आपको बता रहा हूं, हम अपनी मर्यादाओं को जानते हैं। हम बाजारू नहीं कर देते विषयों को। जो बाजारू कर देते हैं पार्टी की विचारधारा को, उनसे पूछिए कि क्या है। ठीक है, जहां तक बात बार आती है। ठीक है सर। रमन मलिक साहब, टीवी है, असल में टीवी की मजबूरी एडवर्टीजमेंट की भी होती है, ब्रेक की भी होती है, इसलिए मैंने आपकी बात को बीच में रोका। सर अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए, मैं यही बात करना चाहता हूँ और बार बार यही बात करता हूँ कि आप भारत के इतिहास, भारत के वर्तमान को दोनों को स्टडी कर रहे हैं, और जिनका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट होगा वो बहुत आसानी से देखेंगे कि जब भी कोई पार्टी एक परिवार या एक व्यक्ति की इर्द गिर्द बनती है, उसके अंदर विभाजन सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति एक दल नहीं बना सकता, एक दल एक व्यक्ति को बना सकता। तो जब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उस दल को बनाया हो वो अपनी महत्वाकांक्षाएं या अपना पारितोषिक मांगते हैं, तो उस समय इन दलों में जो व्यक्ति या परिवार हैं उनको एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, और उस समय वो अपने चाटुकारों की वजह से गलत डिसीजन ले जाते हैं और वहां पे विलय की जगह विभाजन आता है। लेकिन यही लोग जिनके अंदर क्षमता है और सड़क पे लोगों के साथ काम करने की हिम्मत है, जब ये एक विचारधारा को ऐसा देखते हैं जिसके सामने ये सबूत मिलता हो कि उनमें कभी भी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का दल नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा है तो अपने आप निर्णय लेती है, विचारधारा व्यक्ति नहीं, तो उनका विश्वास इसमें जागृत होता है। ठीक है। और मैं आपको सबसे बड़े आसाम के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं, इससे बड़ा क्या उदाहरण आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति जिसने कांग्रेस की सेवा करी, वहां पे उसका मिसट्रीट हुआ, उसके बाद उसने अपने आप प्रूव करा, हालांकि वो एक बड़ा नेता था असम का, उसने अपने आप को प्रूव करा। प्रूव करने के बाद पार्टी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया,
और पार्टी का जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उन्होंने प्रेम सहित को मुख्यमंत्री का पद जो है वो दिया। ठीक है और सर, उसके साथ ठीक है साथ सर, आपकी सहयोग पार्टी का मैकेनिज्म आपने समझा दिया, लेकिन सर इसे बड़े लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह भी मेरे साथ हैं। प्रोफेसर विवेक, असल में बीजेपी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं, पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि देखिए सरकार बने या ना बने, लेकिन चुनाव जीते या ना जीते, सरकार बीजेपी बना ही लेगी। इस तरह की एक्सपर्टीज हासिल है बीजेपी को। देखिए उपाध्याय जी, ऐसा नहीं है। अगर आप कंपेयर करें अदर पार्टीज से, चाहे वो नेशनल पार्टीज हो या रीजनल पार्टीज हो, तो आप बीजेपी के अंदर आप नैतिकता ज्यादा पाएंगे। अच्छा। इसके पीछे मैं तथ्य दे रहा हूँ। देखिए, अभी जनाधार की बात हो रही थी। अच्छा, अगर बीजेपी सबको कंट्रोल में ही कर सकती है, तो अभी 1-2 दिन की पहले की घटना है, मुकुल रॉय टीएमसी से बीजेपी में आए, बीजेपी से आज वो टीएमसी में चले गए, और जब वो राज्यपाल के सामने गए तो वहां पर जो उसके साथ 51 एमएलए भी थे, बाकी के कहाँ गए? तो देखिए, हर चीज को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। अभी बार बार कहा जा रहा है आप सीबीआई को जो आप इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करते हैं, आप हर चीज को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम हर जगह पर है। अगर आप 2-3 कोई चलती है, मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट में आपको क्या लगता है किसी मंत्री की जो है हैसियत है कि जाके बात कर ले? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी मंत्री की हैसियत है किसी एमएलए की जाके उनसे बात कर ले, उनसे राज मशवरा उनको दे सके? नहीं होता है। तो देखिए, ये नियम है हर राजनीति में, हर जगह पर है कि अगर आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो आप नहीं सुनते। आप सोचिए, घटनाक्रम अभी जो अभी यूपी में हुआ है, जिस रास्ते से आपके प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, ठीक वही रास्ता योगी जी अपना रहे हैं। अब आपको पता है कि समर्थन योगी को प्राप्त है, तो योगी अपनी बात जो है डंडे से चोट में कहते हैं। विधायकों के ठीक है, तो अवसरवाद और मूल्यहीनता से आगे बढ़ना होगा और सोचना भी होगा। सर, लोकतंत्र में मेरे पास इतना ही समय था। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही। कल एक और विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।